सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज क्लास थोड़ी सी पहले शुरू की है मैंने। कल आपको बताया भी था मैंने कि क्लास आज शुरू होने वाली है। आज 4 बजे लूँगा क्लास, तो आज मैंने 4 बजे शुरू किया है क्योंकि कल थोड़ा सा एक लोग बीच में आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, वो रुकना पड़ा, ज़रूरी था। अदरवाइज़ मैं होता ऐसा कि किसी को बैठाना होता तो मैं बैठाल भी देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कैंडिडेट था जिसको मैं रोक नहीं पाया था कि भाई मुझे रोकना पड़ा। कभी कभी होता है कुछ ऐसा। तो चलिए खैर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बेनिफिट क्लास का ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कराऊंगा, तो ज़रा आज हमारे साथ में जुड़िए और आपको इस लाइव से, जितनी भी सुपर 60 की लाइव चल रही, इन लाइव से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, जो आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। उससे बड़ा मैं ईश्वर से उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आपको वो चीज़ दे पाएँ जहाँ पर आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएँ। तो चलिए हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आज आपको समझाएंगे। क्वेश्चन वाइज हमारी प्रैक्टिस जैसे कि चल रही थी, और वो क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस जो फिजिकल में थी, टेस्ट आपको पता है कब है फिजिकल का? बताइए प्रीति जी बताइए, फिजिकल का टेस्ट कब है? गरिमा मिश्रा जी, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है आपकी जी, बताइए हमारा फिजिकल का टेस्ट कब है, बताएंगे आप? 25 को जी, शाबाश, वेरी गुड। हम आपको देंगे 125 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन में से एक तरीके से देते हैं। 25 मई को है, याद रखिए सभी लोग, 25 मई को हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का टेस्ट है, ऑर्गेनिक का है फुल। ऑर्गेनिक का कब है? ऑर्गेनिक बताइए कब है, और इनऑर्गेनिक कब है, सभी बताएं। ऑर्गेनिक का बताइए कब है, सबको पता लग जाए ना कम से कम। ऑर्गेनिक का कब है, देख करके बता पाएंगे? व्हाट्सएप होगा आपके पास, चेक करके बता दीजिए। नहीं याद आ पा रहा, चलिए 28 को ऑर्गेनिक है, शाबाश, 28 को ऑर्गेनिक है, और 30 को इनऑर्गेनिक है। 30 को इनऑर्गेनिक है, यही तो है ना हमारे क्वेश्चंस आपको? जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये टेस्ट आप पहले दीजिएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर 1 से लेकर के 18 जून तक लगातार आपको टेस्ट लगाए हैं मैंने। आपने नोटिस किया होगा कि लगातार टेस्ट है जिसमें आपका फुल टेस्ट चलेंगे, उनको हम पेपर्स को बनाएंगे। हम अधिकतर अब क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो सब आपको हाई लेवल क्वेश्चंस और बढ़िया, मतलब हाई लेवल इन द सेंस जिनका एक पर्टिकुलर रेंज है, वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, शाबाश। हम कल यहाँ पर चल रहे थे और आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से क्लेसियस और क्लेपियन इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, किस तरीके से हमने इक्वेशंस को बताया था। ठीक है, एक चीज आप और भी नोट करना, एंट्रोपी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आप इस इक्वेशन का नाम आप बता पा रहे थे, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते थे क्लेपियन इक्वेशन, इसे भी बोला गया था, क्लेपियन इक्वेशन इसे भी बोला गया था। लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में चले थे, क्लेपियन इक्वेशन बोला था, उसी से आपने क्लेसियस को आइडेंटिफाई किया था। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये क्लेपियन है, क्लेसियस नहीं है पूरी। ये अगर आप नोट कर पा रहे हो, सॉरी, क्लेसियस क्लेपियन है, बिल्कुल प्रीति आप सही है। ये इक्वेशन क्लासियस क्लेपियन है, नहीं नहीं सॉरी, मुझे से ये ऊपर का ही मॉडिफिकेशन है ना, इसी का मॉडिफिकेशन है। ये इक्वेशन क्लेसियस क्लेपियन ही है, क्लेपियन ही है, क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन ही मानी जाती है। लेकिन ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में कहलाती है, इसको हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में इस इक्वेशन को पढ़ते हैं। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो आप बताने की स्थिति में बने रहें, कम से कम वहां पर अपनी बात को एक्सप्लेनेशन कर पाए। ठीक, याद रहेगा, शाबाश, वेरी गुड। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में इक्वेशन को अगर बोला जाए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, ये तो लिक्विड वेपर हो गए, तो यहाँ पर आप dp अपॉन dt लिख सकते हैं। dp अपॉन dt इज इक्वल टू, मैंने हर तरीका यूज किया है, हर फार्मूला यूज किया है कि भैया आपके नंबर आ जाए, v लिक्विड माइनस
बी सॉलिड। इसको भी क्लेप्रियन बोलते हैं। इसे केबल आपने नोटिस किया होगा, क्लेप्रियन इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है तो उसी का दूसरा मॉडिफिकेशन है, ये क्लेप्रियन है केबल। ठीक है, इसे आप क्लेप्रियन बोलते हैं, क्लेप्रियन बोलते हैं। और इसको कब पढ़ते हैं हम लोग? सॉलिड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड सॉलिड लिखा हुआ है, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। जो सब लोग आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि सब लोग, हमारे जितने भाई हैं और बहनें हैं वो सब आ गई होंगी। ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन जरूर याद कर लेना सभी की। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, अब आप बताएंगे कि हम आपको यहाँ पर 47वें में इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, बताना कौन से जो है वो ऑर्डर की रिएक्शन है। पहला मैंने लिखा 1, पहला वाला मैंने लिखा C नॉट माइनस C, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके के टी लिखा। बताइए किसकी है ये, कौन से ऑर्डर की है। दूसरी मैंने लिखी है K इज इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल C का मतलब कंसंट्रेशन है। इसे आप ऐसे करके A नॉट माइनस A नॉट C नॉट के बराबर है, और यहाँ पर A जो है वो C के बराबर है। एक ही बात है, मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था, नेचुरल लॉग को 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। देखो कितना मॉडिफिकेशन संभव है, मतलब ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, पहले वाले को अगर चाहो तो एक मॉडिफिकेशन और है, C इज इक्वल टू, और करके यहाँ पर लिख दो, C इज इक्वल टू C नॉट एक्सपोनेंशियल फैक्टर, चाहे Z लगा लो चाहे K लगा लो, कि पावर KT। ऐसे भी लिखा जा सकता है, पता लगा ऐसे आ गया, परेशान हो गए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली वाली जीरो ऑर्डर है, इसको आप लोग जीरो में ले आइए, और इसको आप लोग फर्स्ट में लाना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर तीनों ही है, तीनों फर्स्ट ऑर्डर ही आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पर चले आइए, K इज इक्वल टू 1/T। मजा आ रहा है ना, कि ऐसे भी आ सकता है, खतरा ऐसे भी दिख सकता है, माइनस यहाँ करिए C नॉट। ये मैंने आपको बताई दी, किस ऑर्डर में जाएगी आप बताएंगे, आप हमें बताएंगे, बताइए जल्दी से। बता देंगे, चलिए बता दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर की है। अब स्टार बना करके एक बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये चीज आप नोट कर लो कहीं पर, बहुत आपके काम आ जाएगी पेपर में। अगर मान लो किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन आपको बनानी हो, सिंपल सा, K इज इक्वल टू 1/T, 1/T, यहाँ पर n-1, जो भी ऑर्डर n मतलब ऑर्डर रख दीजिएगा, जीरो ऑर्डर तो जीरो रख देना, तो ये आपका टाइम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/C(n-1), यहाँ पर C नॉट n-1, ये सभी के लिए आप लगा सकते हो। nth ऑर्डर आप निकाल सकते हो nth ऑर्डर के लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ nth ऑर्डर। अनमोल मेहनत की ज़रूरत है, अभी आपको मौका मत गवाइए, मेहनत करिए, ज़बरदस्त मेहनत करिए, अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है भाई आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ये इक्वेशन आप याद कर लेना, ऐसे भी आ सकती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस इक्वेशन पर, इसके बाद सेकंड ऑर्डर के बाद आप जो भी लगाएंगे इसमें फ्रैक्शन ऑर्डर या कुछ भी तो निकालना पड़ेगा। मनु उपाध्याय जी, आपको भी मेहनत अभी और ज़रूरत है, यहाँ पर सभी साथियों को मेहनत की ज़रूरत है, लगातार मेहनत भरपूर करिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ सकें। इस इक्वेशन का नाम बता सकते हो, K इज इक्वल टू A e रेस टू दी पावर माइनस EA/RT। इस इक्वेशन का बता दीजिए कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है जी, बोलिए। इसका दूसरा फॉर्म भी आपने पढ़ा होगा, नेचुरल लॉग K2/K1, जी बिल्कुल, K1 इज इक्वल टू EA/RT, और ब्रैकेट में यहाँ 1/T1 माइनस 1/T2। इसको आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये है आर्हीनियस, वेरी गुड, शाबाश, आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको भी याद रखना।
और ये भी बहुत ही जरूरी इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन आपने जरूर पढ़ी होगी जिसको भी आप नहीं भुला सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मैंने ऊपर बताई थी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी आपने पढ़ी होगी। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने पढ़ाए थे वो भी पढ़ लीजिएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लेना, उनको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, अगर छोटी सी बात आपसे कहें तो एक चीज और याद रखना, मतलब जो है मैं यहां पर लेकर के जाऊंगा आपको कैटालिस्ट में जो कौन सा एंजाइम का सोर्स क्या होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछें एंजाइम और सोर्स, आप जरूर पढ़ लेना, एंजाइम और सोर्स पढ़ लेना, एंजाइम और सोर्स। एंजाइम से दो क्वेश्चन की संभावना है, और किस एंजाइम में कौन सा मेटल होता है। जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन होता है बताओगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन होता है बताओगे आप लोग। मेरी बुक में सब दिया था, आप पढ़िएगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन सा होता है बताएंगे आप, जिंक, शाबाश, जिंक मेटल होता है। अगर एंजाइम आपके सामने कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है तो जिंक होता है। वेरी गुड, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन सा होता है, जिंक होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज में कौन होता है, नाइट्रोजिनेज, ये आया था क्वेश्चन, नाइट्रोजिनेज में कौन होता है, नाइट्रोजिनेज में कौन होता है, मोलिब्डेनम होता, आया था क्वेश्चन। आयरन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, संभावित है, आयरन की संभावना भी है यहाँ पर, लेकिन अगर ऑप्शन में हो तो। ठीक, ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, आयरन भी हो सकता है अगर ऑप्शन में हो तो। ये क्वेश्चन दोनों, और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे और भी मैं अभी दिमाग लगा करके कराऊंगा आपको क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं। ये बताइए कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्वेश्चन नंबर था, गड़बड़ मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये था आपका 47, इसको हम लोग 48 पर ले जाते हैं, इसको हम लोग ले जाते हैं 48 पर, 48 और इसी तरीके से 49। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम सब बताते चल रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये बताइए कि इसका सोर्स क्या है, लैक्टिक एसिड बैसिलस का, लैक्टिक एसिड एंजाइम से जुड़ा हुआ है इसलिए लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस का, बैसिलाई बोलें या बैसिलस कुछ भी बोलिए, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कर्ड से मिलता है, दही से मिलता है। ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, पता होगा आपको। दूसरा लाइपेज जो मुख्य एंजाइम है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़िएगा। लाइपेज जो है वो कास्टर ऑयल सीड से मिलता है, ये कास्टर ऑयल सीड से मिल जाता है, कास्टर ऑयल सीड से ये मिल जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, ये ह्यूमन के सलाइवा से मिलता है, सलाइवा में होता है, ह्यूमन सलाइवा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ऑयल सीड से मिलता है, फैट है, मतलब बात सही है आपकी। ठीक, ह्यूमन सलाइवा से आप याद रखिएगा। अब दूसरी चीज है कि एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहलाते हैं, तो एंजाइम्स आर, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पूछा जाए यहाँ पर एंजाइम, एक ऑप्शन दे दिया जाए एंजाइम्स आर, ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन दें आपको, केवल हम दें कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट है, दूसरा ऑप्शन दें एंजाइम कैटालिस्ट है, तो परफेक्ट कैटालिस्ट तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पर एंजाइम कैटालिस्ट ऑप्शन पर काम कर सकता है, या फिर आप बायो कैटालिस्ट भी बोल सकते हो। वेरी गुड, शाबाश आलोक जी, बायो कैटालिस्ट भी आप इसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ए और बी दोनों ऑप्शन के पास जाइए। फोर्थ में कर देता हूँ ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, तो इस ऑप्शन को आप बिल्कुल परफेक्ट मान लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी, एक दो क्वेश्चन की उम्मीद मुझे ऐसे भी लग रही है।
अब ये बताओ डायस्टेज और जाइमेज का काम भी आप बता दो, लगे हाथ। डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज, 3 बता दो। अच्छा 3 बता दो जल्दी से। डायस्टेज, डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज बता दो। डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज का काम बता दो। डायस्टेज का क्या काम है? डायस्टेज ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेज जो होता है, इन्वर्टेज ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। सही है, बिल्कुल सही है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसको? शुगर को, शुगर को, ठीक है। ये डायस्टेज जो होता है वो स्टार्च से माल्टोज बना देता है। सही है, यहां लिख देते हैं स्टार्च से माल्टोज। और इन्वर्टेज जो होता है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। सही है। और जाइमेज बता दीजिए। जाइमेज, जाइमेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज और हमें बताइए थोड़ी सी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉल्यूशन के फार्मूले भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अक्सर सॉल्यूशन के फार्मूले छूट जाते हैं लोगों से और उन पर कंफ्यूजन बहुत होता है। ये एक्चुअल में क्या है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। सही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। और ये डिपेंड होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ये बात अक्सर लोगों से गलत हो जाती है। एक फार्मूला आपने और कंफ्यूजन में शायद 12th में नहीं दिया हुआ है, 12th में नहीं दिया हुआ है। पाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है, पाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा W2 अपॉन M2 इंटू RT। ये पढ़ा है इंटू 1 अपॉन V, ऐसे करके दिया होगा, दिया है। लेकिन ये फार्मूला क्या आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है? पाई इज इक्वल टू ये आ सकता है RT अपॉन V नॉट नेचुरल लॉग P नॉट अपॉन P। ये फार्मूला पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है नहीं? यस और नो बोलिए, यस और नो। नहीं, तो इसको भी याद कर लीजिए, याद कर लो, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला भी आ सकता है, संभावित है। क्यों? ये आया कहां से? एक्चुअल में जो फार्मूला ये वाला था, ये ऊपर वाला था, इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बर्कले हार्टले ने वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन किया। यहां पर वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में वो पी नॉट है, उसके बाद इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने के बाद पी हो जाता है, ये बात याद रखना है। और यहाँ पर वी क्या है? पार्शियल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं तो वी इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, पार्शियल मोलर वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, ठीक है। और अगर बहुत डाइल्यूट कर दिया गया, बहुत डाइल्यूट कर दिया गया तो फिर आपका इसका मतलब है डाइल्यूशन हो जाएगा वी। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा यहाँ, ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वी मोलर बता दिया मनु, मैंने बोल दिया है, नोट कर लो कहीं पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पी नॉट जो है वेपर प्रेशर है, पी नॉट वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ठीक। पी यहां पर हो जाता है, पी यहां पर हो जाता है प्योर फॉर्म में हो जाता है, पी यहां पर वेपर प्रेशर केवल हो जाता है, सॉल्यूशन का हो जाता है, सॉल्यूशन का हो
जाता है, इसे प्योर सॉल्वेंट का कर दो तो आसान रहेगा समझने में। एक तो ये याद रखना, ठीक है, मतलब कंडीशन नहीं है। और यहां पर V जो है, अगर आपको ध्यान रखना है V, तो V यहां पर पार्शियल मोलर वॉल्यूम कह सकते हो आप, पार्शियल, अभी रुक जाओ, मोलर, पार्शियल मोलर वॉल्यूम हम यहां पर कंसीडर कर देते हैं। और सॉल्वेंट का है, ये भी याद रखना, सॉल्वेंट का पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, एक्चुअल में वो वॉल्यूम ही है लेकिन पार्शियल मोलर वॉल्यूम है। प्योर फॉर्म में जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लेते हैं तो V नॉट कर देते हैं। तो यहां ध्यान देना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख दिया, अब सही रहा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप V नॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद है आपको फार्मूला? ये देखो कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आ जाती हैं, है ना, वो चीज आपको पढ़नी भी चाहिए मेरे हिसाब से। इसी तरीके से आप लोग कुछ चीजें और भी जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के जो एक्सेप्शंस हैं, मतलब सॉरी एप्लीकेशंस हैं, उनको पढ़ लेना, उनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। और ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आप याद रखना, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। चलो अब आप एक क्वेश्चन बताओ, एक आया था पीजीटी 2000 में आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस चलेंगे, बाकी कहानी खत्म है। बाकी आप फेज रूल का फार्मूला, फेज रूल में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, फेज रूल भी जरूर आएगा, जहां पर आपको फार्मूला F इज इक्वल टू C माइनस P+2 ये जरूर आना है, निश्चित है इस पर क्वेश्चन आना। अब यहां पर चाहे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, चाहे कंपोनेंट पूछे, ये एक आपको जरूर पूछा जा सकता है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट वाटर सिस्टम में कितने ट्रिपल पॉइंट होते हैं? ट्रिपल पॉइंट वाटर सिस्टम में कितने होते हैं? वाटर सिस्टम में केवल एक होता है, वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट केवल एक होता है। जगमोहन जी बोलिए भाई। और सल्फर सिस्टम में कितने हो जाते हैं? 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 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 3 हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूं अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी आपसे दागा जा सकता है इस बार 2000 जो है, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना। ये टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट कौन सा? ए, बी ऑप्शन आपको दें डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बी ऑप्शन। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सवेल रिलेशन याद नहीं हो रहा है, चलिए बताते हैं अभी आपको मैक्सवेल रिलेशन, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपसे। मैक्सवेल के लिए ट्रिक चाहिए, मतलब ये है, तो उससे हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों में सही कौन है? चलो ठीक है, आप ऐसा करिए, मैक्सवेल पर मैं याद करता हूँ, अभी बनाता हूँ कुछ, आज रात में ही उस पर काम करूंगा, मैक्सवेल पर काम करता हूँ। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपने प्रीति पूछा है, किसने पूछा था ये? जगमोहन जी, आपने नहीं, प्रीति वर्मा। सर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम बता दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी जो है वो केबी, ये तो यहाँ पर दोनों नहीं, दोनों यही बी वाला ही सही है, यही करेक्ट मैच है, ये वाला, ये करेक्ट मैच है, माइनस नहीं होता है, माइनस साइन नहीं होता, यही मैच है सही। यहां पर आपने ये एक्चुअल में क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से, W2 अपॉन M2 इंटू ऊपर आ जाएगा 1000 और यहाँ W1। यहाँ आपको नोट ये करना है कि एलिवेशन का मतलब हुआ
कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बढ़ता कब है, डेल्टा टीबी में सबसे पहले टीबी की वैल्यू ज़्यादा होगी और टीबी नॉट कम होती है, टीबी नॉट कम होती है। जबकि डेल्टा टीएफ में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ टीएफ नॉट ज़्यादा होता है और टीएफ कम हो जाता है, यानी डिप्रेस का मतलब वो कम हो गया होगा, इसीलिए इस फार्मूले को ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, और जबरदस्त रहता है ये क्वेश्चन, खूब आता है। और एक क्वेश्चन और बताओ भाई रविंद्र राणा जी, चांस बन सकता है मैक्सवेल आने का, चांस बन सकता है, आप लोग याद कर डालिए, नहीं याद होगी मैं आज अभी आपको ट्रिक सोच करके बताऊंगा कि मैक्सवेल के लिए क्या पॉसिबिलिटी। एक क्वेश्चन बताइए, डेल ई अपॉन डेल टी del E upon del T del V sorry V at constant temperature for ideal gas, बताओ ये क्वेश्चन भी संभावित है। आजकल जो कराए जा रहे हैं सब संभावना दिखने लगेगी आपको, कतई छोड़ना नहीं है, सिलेक्शन लेके आना। 39 सीट जो हैं वो आपकी हैं, 39 सीट आपकी हैं, मान लीजिए आप आज ही फाइनल कर दिया मैंने, कुछ नहीं बचा है, आपकी हैं। यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट, आपके लिए बहुत सीटें हैं। हम तो 26 में 13 की फाइटिंग पर आए हैं, तो आप तो 39 पे बैठे हुए हैं, यहाँ 6-7 सीटों में फाइटिंग करके आए हैं, तो आप तो 39 में बैठे हुए हैं। जी बताइए इसमें आंसर क्या संभावित है। बहुत ही जबरदस्त 57वां क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त है। आइडियल गैस के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आइडियल वैल्यू क्या आ जाएगी, बताएंगे आंसर बताएंगे आप लोग, बताइए। ये पढ़ाई कोई नहीं करा रहा है इस समय, जो पढ़ाई मैं करा रहा हूँ ईमानदारी से बताता हूँ, पूरा झक मार के चले आओगे, ठीक है। इलाहाबाद में आनंद भवन से चलना और आगे तक चले जाना, कोई नहीं कराएगा, निश्चित है चले जाना सिविल लाइन तक, कुछ नहीं होने वाला है, केवल शर्मा जी करा रहे हैं ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 58 वाला चले आओ, जबरदस्त, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए, इंतजार कर रहा हूं। जूल थॉमसन एक्सप्रेशन इन जूल थॉमसन, जीरो होती है, वैल्यू यहां पर जीरो आती है। आइडियल गैस के लिए ये दोनों चीजें जीरो होती हैं, ध्यान दीजिए जीरो होती है। जूल थॉमसन एक्सप्रेशन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, नहीं मिलेगा कहीं आपको। ये माल, जो माल मैं आपको दे रहा हूं, ये केवल मिलेगा माल रोड पर। यहाँ ds इज इक्वल टू 0 और b यहाँ पर आ जाएगा dg इज इक्वल टू 0 और c यहाँ पर आ जाएगा de इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर d यहाँ आ जाएगा dh इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए इन जूल थॉमसन एक्सप्रेशन कौन सा जवाब यहाँ पर राइट मारा जाए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। जूल थॉमसन में कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं, है ना, जबरदस्त, वेरी गुड, शाबाश, नाइस। यहां पर डेल्टा एच कांस्टेंट होता है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाती, सेम एंथैल्पी हो जाती। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तो यार रखा मिलेगा, उम्मीद है, इस क्वेश्चन पर मुझे भरोसा है, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू टी, भाई मैं तो आपको बताऊं रविंदर, जूल थॉमसन म्यू जेटी लिखो, चाहे चलो जेटी लिख दो, टी लिखने वाला था मैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या आएंगे वो मैं आपको बताने की, म्यू टी वहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू जेटी। एक्चुअल में क्या होता है, फ्री में आजकल आदमी कुछ लेना नहीं चाहता है, उसे अगर फ्री में दो तो उसे लगता है कि इसमें भी इनका कुछ फायदा है, तो सब बंद कर दो। बुरा मत मानना, इस पर कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसीलिए लोगों ने सोचा होगा हटाओ झंझट खत्म करो। पी हो गया, और उस पर भी अनसन कमेंट करना शुरू कर देता है, तुम्हें आता नहीं है, हैं तुम्हें खुद नहीं आता, तुम दूसरों को क्या पढ़ाओगे, ऐसे कर कमेंट करेगा यूट्यूब पे आदमी,
और ये तो सुनने की आदत डाल लेनी पड़ती, अगर यूट्यूब चैनल चला रहा है तो ये सब सुनने की आदत डालनी पड़ती है। ये तो लोग फालतू के कुछ होते हैं भेजते रहते हैं, अपना मजा मारते रहते हैं, और अगर आप उसके अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए धैर्य नहीं है आपके अंदर। आपने कभी देखा मैं नहीं बोलता हूं जी। 59 वाले का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है। बताइए 25 में का जवाब दे दीजिए। 59 जी, 59 वाले का जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट ऑप्शन आपने चुना है। जहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट करनी थी ना, अभी तो बात ही चल रही थी जी, एंथैल्पी कांस्टेंट करनी थी। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है भाई, जो सुपर रसगुल्ले हैं क्वेश्चन, ही मुंह में रखोगे सफेद आलू है बिल्कुल, खा लीजिए आप दमादम मस्त कलंदर बना करके इनको। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मस्त है। ठीक है, टी तो हाँ बिल्कुल टी ऊपर ही होता है मेरे लल्ले, टी ऊपर ही होता है। हम्म, एक क्वेश्चन और भी केमिकल पोटेंशियल पर आने की संभावना बन सकती है, मुझे वो क्वेश्चन भी याद आ रहा है, थोड़ा सा लिखूंगा, अगर गलत हो जाए तो सही करूंगा, धैर्य रखेंगे आप, लिखने की कोशिश करूं। केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल लिखें, गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो केमिकल पोटेंशियल में ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 डेल जी अपॉन डेल एन आई हो सकता है, और ये टेम्परेचर भी, प्रेशर भी और एन जे भी कांस्टेंट हो सकता है। बी ऑप्शन में डेल ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नीचे तो वही रहेगा, डेल एन आई ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग टी मान लेते हैं, इसे बदल दें वी, और यहाँ पर एन जे ही रखें। चलिए, उसके बाद सी ऑप्शन मान लेते हैं, डेल ए हो ही गया, जी हो ही गया, एच मान लो, डेल एच मान लो, और यहाँ पर डेल एन आई भी रखो। तो यहाँ पर अब हमने ये हो ही गया, दोनों कांस्टेंट लगाई दिए। अब इसके बाद एंट्रोपी वाला लाओ, एंट्रोपी, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आपको जबरदस्त दिखेगा, ई हो एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी कर लो, ई कर लो इस बार, ई यू के फॉर्म में भी आ सकता है, एन आई, और यहाँ पर अब आपने सब ले लो, एंट्रोपी प्रेशर हो गया, एंट्रोपी के साथ वॉल्यूम ले लो, एन जे ले लो, ठीक है, और यहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू 1 भी, आई इज नॉट इक्वल टू जे कर दो। ठीक, अब ऑप्शन ये जो दे रखे हैं इनमें रुक जाइए, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, जल्दीबाजी नहीं। केमिकल पोटेंशियल में अब ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1, केवल ओनली 1 सही है, ओनली 1 सही है, यानी ओनली ए, ऐसे करो, ओनली ए सही है। दूसरे ऑप्शन में आपका ओनली बी सही है, ऐसे करके। तीसरे ऑप्शन कंफ्यूज कैसे करेंगे आपको, ओनली 3 सही है, और फोर्थ वाले में ऑल आर राइट, ऑल आर करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपने मुझे सही बता दिया तो समझ लूंगा आपकी केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट। यहां पर ऑल आर द करेक्ट, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन संभावित है, उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है भैया। चलो, सही करा रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन सही करा रहा हूं आपको, ये जरूरी है, बाकी तो सब लोग कर ही लेते हैं क्वेश्चन, बाकी तो सब लोग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं सही करा रहा हूं, अगर नहीं करा रहा हूं तो बताइए आप। चूज द रॉन्ग, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो, अब आप लोगों की छुट्टी भी हो गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेली क्लास में शाम को ही लूंगा,
कारण ये होता है कि नाइट में अधिकतर घर पे आया हुआ हूँ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मिलना है, कभी कुछ है, घर पर परिवार के साथ भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने साथ जोड़ करके उन्हें हटा नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि शाम को 4 बजे क्लास लेता रहूँ आपकी। अब इससे 6 बजे तक भी बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आएगा तो 6 बजे के बाद ही मिलने आते हैं शाम को लोग। तो ये थोड़ा-सा आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि 4 बजे अब आप खाली हो जाएँगे। 1 जून के बाद तो सब खाली-खाली है, 1 से 18 जून तक। चलने दीजिए, 4 से 6 चलो, जब तक मन करे चलो, कोई टेंशन नहीं, चलने दीजिए। चलने दीजिए, 4 से 6 कर दीजिए, कोई बात नहीं, इस समय मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें भी मैं कराऊँगा। डेल जी अपॉन डेल पी, ठीक है, चलो ओके, डन हो गया आज। अब आज से टाइमिंग भी बदल दी मैंने। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम, कौन सा रॉन्ग है? बी ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ मेरी पूरी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस, और वैसे तो आप लोगों ने कोर्स पे है, अगर आपने कोर्स देख लिया है और पूरा कोर्स बढ़िया से रिवाइज एक बार कर लो ना, कोई माई का लाल नहीं जो सिलेक्शन आपका रोक दे। बस फाइटिंग 1-2 नंबर से आगे पीछे जो होगी उसी में हो सकता है कोई आगे हो जाए या कोई पीछे हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन पछाड़ना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि जितनी तैयारी मैंने कराई है अपने चैनल पर, मैं पूरा भरोसे के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी कोचिंग वाला अगर आपको दोस्त मिल रहा हो तो उससे पूछ लेना, आपको उनसे ज़्यादा ही मेहनत कराई गई है, आपको उनसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रैक्टिस ज़बरदस्त कराई गई है, कोई समझौता मैंने नहीं किया है। अब आप इसमें से बताइए कौन सा रॉन्ग है, बताएंगे इसमें से कौन सा रॉन्ग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी है, क्या होना चाहिए? अगर आपने बताया रॉन्ग है तो यहां होना क्या चाहिए था? यहां माइनस साइन होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने जवाब एकदम परफेक्ट दिया है, परफेक्ट दिया है, माइनस साइन होना चाहिए था, बिल्कुल राइट। यानी अगर जानकारी है तो करेक्ट भी पता हो ना, माइनस साइन एस ये होना चाहिए था, बिल्कुल राइट। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त यार, दिल जीत रहे हो आज मेरा, दिल जीत रहे हो। अब बताओ, कल जैसे जगमोहन जी ने कहा था कि अनुसर इक्विलिब्रियम वाली इनकी समस्या थी, तो आज मैं इनके इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन इनकी गोलाबारी कर देता हूं। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। मैं क्वेश्चन एक्चुअल में टाइपिंग में टाइम लगता है, इसलिए आपके सामने डायरेक्ट लिखता हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। डी जी इज इक्वल टू 0, इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाती है? डेल जी टी बी इज इक्वल टू 0, टी और बी टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और यहाँ पर सी कंडीशन में डेल जी प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, और यहाँ डी कंडीशन जो है वो डेल जी। अब आप लोग पढ़िए, बस पढ़ाने के लिए मुझे मत कहिएगा, मुझे पढ़ाने के लिए मत कहिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाने के लिए कहेंगे तो फिर मेरा टाइम बहुत खराब हो जाएगा। अब नया पढ़ना भी नहीं है आपको, नया पढ़ना भी नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन पर रहिए। आप बताइए इसमें कौन सा जवाब आप हमें दे पाएंगे, कौन सा जवाब दे पाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएं। डी, बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा जवाब आपका, बिल्कुल नाइस है, ठीक है। चलिए 63 वाले पर चले आते हैं। बहुत सुंदर, ये चीज़ें अब आपको पास रहेंगी, आपके पास रहेंगी और आप उनको यूज़ भी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, स्पॉन्टेनिटी में कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? फॉर स्पॉन्टेनिटी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या मैं ये कहूँ आपसे कि डी या डेल ई इज इक्वल टू 0 हो जाए? स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल ई इज इक्वल टू 0 हो जाए, या आपसे कहूँ कि डेल ई जो है वो नेगेटिव हो जाए, डेल ई जो है वो नेगेटिव हो जाए, या आपसे कहूँ कि सी ऑप्शन में डेल ई एस अगर मैं ले लेता हूँ और वॉल्यूम ले लेता हूँ, इन दोनों को नेगेटिव करूँ, एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों नेगेटिव कर दूँ,
या फिर मैं ऐसे कहूँ डेल ई जो है वो कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों पर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर के जाऊं तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव आएगा ना? नहीं प्रीति, नहीं बेटा, यहाँ नेगेटिव आता है। अगर आपने एंट्रोपी और वॉल्यूम अगर दोनों ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंट्रोपी वॉल्यूम नेगेटिव आता है इसका, इसे एक बार आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, नेगेटिव वैल्यू आती है। चलो सही है? नहीं, वो डेल्टा ई होता है, याद रखना पड़ेगा। डेल ई की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम पर, तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा कि यहाँ आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, परेशान नहीं होइएगा, है ना। यहाँ पर अब आप यहाँ पर ना हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ना बहस करेंगे, हम आपको बताएंगे बस, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा सही फार्मूला है कौन सा गलत है। डेल्टा एच, ऐसा करते हैं कॉलम बना लेते हैं पहले, यहाँ लिख लेते हैं कॉलम ए। अच्छा ये समझा देते हैं, चलो समझ लो, ठीक है कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्टेनिटी होती क्या है, तो आप जानते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। चलो समझा देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनको कांस्टेंट कर दो, इनको कांस्टेंट कर दो, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आप ले लो, इसको यहां रख दो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा यू का मतलब ई है, डी यू का मतलब ई है, तो चलिए यहां पर ई रख लो आप, यहां डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर आप एक काम ये करोगे, ध्यान दो, ये अगर आपने पढ़ा है कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे उस कंडीशन में। लेकिन एंट्रोपी को कांस्टेंट करना पड़ेगा और वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी जब डेल्टा ई, ये डेल्टा ई के बराबर हो गई। अब डेल्टा ई के बराबर जब एंट्रोपी भी जीरो हो गई, वॉल्यूम भी जीरो हो गया, तो इस कंडीशन में आपको ये डेल्टा जी नेगेटिव लाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और ये नेगेटिव तभी हो पाएगा जब डेल ई का आंसर नेगेटिव होगा। समझ गए बात? समझ गए बात? इसमें कुछ था नहीं, वैसे इसमें कुछ था नहीं, समझ गए ना बात? डायरेक्ट यहीं से लाए हैं हम, फार्मूला घुमा करके हमने ये क्वेश्चन डाला है, यहां पर हमने स्पिन कराई है बॉल को। गुगली हुई, चलो चलो। इसके बाद हम लोग कॉलम बी पर चले जाते हैं। कॉलम बी, चलो इसके बाद हम कॉलम बी और ए पर चलते हैं। तो यहां पर हम लोग वन फर्स्ट देते हैं, डेल्टा एच प्लस टी यहां पर ले लिया, वही ऊपर वाला अपना फार्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा था, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, यहां कांस्टेंट प्रेशर कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट पर लिख देता हूं डेल्टा एच नॉट प्लस, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन बना देता हूं, ऊपर टी नीचे ओ के साथ में डेल्टा सीपी टी बना देता हूं, dt कर लो, सीपी dt कर लो, क्योंकि dt वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो सीपी dt कर लो, ज्यादा सही रहेगा। सीपी और dt, डेल्टा टी भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट मैं कर लेता हूं यहां पर, डेल ऊपर का आधा हिस्सा ले लेता हूं, डेल डेल्टा जी अपॉन टी, अब ये भी पढ़ाया था अभी, आपको याद होगा, डेल पी, ये फार्मूला ले लिया, कांस्टेंट प्रेशर पर ले लिया इसे, और उसके बाद एक फार्मूला, क्वेश्चन मतलब ये समझो धुआं है, क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आग उगल रहे हैं, सुलग रहे हैं, सुलग, डेल मतलब अंदर ही अंदर बम बनेंगे ये, डेल पी। अगर क्वेश्चन ना आए तो बता देना, अब भी क्वेश्चन नहीं फंसा तो पढ़ाना उड़ाना सब बेकार ही हो जाएगा,
है ना। इतनी मेहनत के बाद यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पर D। चलिए इनको कलर देते हैं, 1 2 3 4, अलग हिंट रहेगा ना तो याद रहेगा, A B C D। इतने मेहनत कर रहा हूं इसके बाद भी अगर जो है नहीं सुनी ऊपर वाले ने तो फिर दिल टूट जाएगा। चलिए बताइए, ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन मैच कराइए। यहीं पर थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, यहां ऑप्शन मैच कराना है आपको। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, एक एक करके मिलाइएगा, ठीक है। जल्दीबाजी ना करना, एक एक करके मिलाना तो आप मिला पाएंगे। 1 का बताइए क्या है, 1 का डी मिला दिया आपने, ठीक है, 1 का डी हो गया। ऐसे नहीं बेटा, 1 का डी। अब 2 का बताइए, अब 2 का बताइए, 2 का सी है, 2 का सी, 1 का डी, 2 का सी आ जाइए, 2 का सी आएगा। 1 का डी 2 का डी कैसे हो जाएगा, 1 का डी 2 का सी आएगा ना फिर। और 3 का ए आ जाएगा, अभी बताया था 3 का ए, ये वाला तो अभी बताया था हमने, 3 का ए आ जाएगा। और 4 वाले का आपका बी आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, करेंगे। तो ऐसी मेहनत आपको जरूर करते रहना। हम एक्चुअली में मनमौजी पढ़ाने वाले टीचर हैं, जैसे बहुत प्रेशर में नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे हमसे कोई कहे नहीं पढ़ाना ही है, कसम भगवान की बांध के बैठा लेंगे तुम्हें, यहाँ पढ़ा के दिखाओ, तो फिर चाहे दुनिया की ताकत मुझसे पढ़वा नहीं पाएगी, पढ़वा नहीं पाएगी। यहां पर नेक्स्ट, इफ डेल्टा जी नॉट इज जीरो फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। एक बार ऐसा हुआ कि अनमोल, एक हमारे प्राइवेट सेक्टर में जब हम पढ़ाया करते थे, तो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर अचानक क्लास में घुस आए और पूछा क्या कर रहे हैं आप। और बाई चांस की बात, तो उस समय हम डेरिवेशन एक बोर्ड पर बच्चों को समझा रहे थे। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मुजरा कर रहा हूं। बोले मतलब, मैंने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ क्या हो रहा है, क्लास में टीचर हूं, पढ़ाऊंगा, मुजरा तो करूंगा नहीं। उसके बाद मैंने 10-15 साल कॉलेज में पढ़ाया, बंदा गेट्स के पड़ोस से निकल के जाता था, घुसता नहीं था। उसे पता था बेढंगा आदमी है, पता नहीं अवघड़ है, क्या बोल देगा किस समय, भरे क्लास में 80 बच्चों के सामने बेइज्जती कर देगा। क्योंकि बैठा उसने कभी मुझे देखा नहीं, और जब बैठा नहीं देखा तो भैया मुझसे कुछ कह सकते नहीं, पढ़ा मैं रहा ही हूं, और फिर भी पूछ रहे हो क्या कर रहे हो यार, तो फिर तो जवाब देना ऐसा ही जरूरी है कि जैसा देना चाहिए। इसलिए रहो शान से, जिंदगी शान से जीनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसकी आए, इफ द डेल्टा जी नॉट इज जीरो फॉर द रिएक्शन, तो के आर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन, के आर इज इक्वल टू एच अपॉन के टी इंटू के की पावर जो है वो आप ऊपर कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए या ऐसे लगा दीजिए, कुछ भी लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद बी ऑप्शन पर चले आइए, के आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू के, फिर यहाँ पर हैश लगा दिया मैंने, फिर हैश लगा दिया हमने यहाँ पर, फिर C इज इक्वल टू हमने लिया के आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच लिया, यहाँ पर के, ठीक है, हैश टैग कुछ भी लगा दीजिए आप, ऐसे करके लगा दीजिए, नॉट इक्वल टू कर लो, हटाओ नॉट इक्वल टू कर लो, हैश टैग में तो ऐसा लगेगा जैसे कंप्यूटर की भाषा चल रही है, नॉट इक्वल टू कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू कर दो। अब e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी कर दो, ई अपॉन आर टी कर दो, ठीक है। अब चाहे यहाँ के सी ओ सी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। डी ऑप्शन में के आर
इज इक्वल टू के टी अपॉन एच। अजीब सा फार्मूला है के, ठीक है, के की पावर अगर यहाँ पर आप चाहो तो वही नॉट इक्वल टू ले लेना, नॉट इक्वल टू कर देना, और ये ई की पावर माइनस डेल्टा एच, ठीक है, एच, और ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पर नॉट ले लो और अपॉन आर टी कर दो, और अगर चाहो तो यहाँ नॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इन्होंने केवल एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए हमने क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट किया। तो आप बताएंगे कि ये फार्मूला आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। डेल्टा जी रिएक्शन, रुक जाइए, क्वेश्चन दूसरा हो गया, लिख गया, रुक जाइए। डेल्टा जी नॉट फॉर द जीरो रिएक्शन, ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लिखना भूल गया मैं, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लिखना भूल गया मैं। रेट कांस्टेंट बताना था ना, रेट कांस्टेंट, सॉरी, रेट कांस्टेंट फॉर एब्सोल्यूट रिएक्शन। ये था डेल्टा जीरो में ऊपर समझा रहा था, वही लिख गया था धोखे से। रेट कांस्टेंट फॉर एब्सोल्यूट रिएक्शन, ठीक है, रेट थ्योरी जहां लिख दो, रेट थ्योरी। बताइए, नहीं याद है? चलो, आलोक यादव ने बताया है। वैसे मैं आपको कहूंगा आलोक, आपने कोशिश तो अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आलोक जी बताने की कोशिश करूंगा, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें रेट जो होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, वो चाहे आर लगाओ ना, उससे मतलब नहीं, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के होता है। यहाँ पर कांस्टेंट लगा दीजिए, के इज इक्वल टू हो जाएगा के आर, कर दो रेट ऑफ रिएक्शन, आर भी लिख सकते थे इसको, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच हो जाता है। सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। और ये जो के होता है वो किसी भी वैल्यू के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको के नॉट भी बोलते हैं, कुछ जगह के हैश भी बोलते हैं, कुछ जगह के नॉट इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। तो सब में से फिर इसका मतलब है हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो परफेक्ट बैठ करके आएगा वो ऑप्शन भैया हमारा बी वाला आ जाएगा, बी परफेक्ट आंसर हमारा आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल था, लेकिन घुमा के क्वेश्चन को रखा गया आपके सामने, जिससे कि आप थोड़ा सा डाउट हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, और आंसर आप अधिकतर सी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपने पढ़ा होगा, सी ऑप्शन ही लगाएंगे आप, क्योंकि वही आपने पढ़ा होगा आर्हीनियस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और गलती आपसे होगी, निश्चित तौर पर होगी, वो चीज यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा। अब डेल्टा जी नॉट जरा बता दीजिए, रिएक्शन के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी उस पर भी हम आपको बता देते हैं। 66 पर आ जाते हैं। 66 पर क्या करना है, अभी हमने ऊपर लिखा था उसी को दोबारा लिख देते हैं। इफ डेल्टा जी नॉट इज 0 फॉर रिएक्शन, then A option delta H equal to 0, B option delta S equal to 0, C option K is equal to 0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, और D K is equal to 1। बताइए, इसका जवाब दीजिए। डेल्टा G नॉट is 0 for the reaction, then यूनिट आता है। अगर डेल्टा जी 0 होगा, जा रही पढ़ने, जाओ, नहीं तो k की वैल्यू जो है आपकी कांस्टेंट हो जाती है, यानी यूनिट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर यूनिट हो जाती है, मुझे मुंह से कांस्टेंट निकल गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे और परफेक्टनेस आपको लानी पड़ेगी। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन अगर आपने कैलकुलेशन में हमारी मदद की
तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको जब अब कराने जा रहा हूँ, जरा मैं अपना जहाँ मैंने लिखे हैं उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है जी जी, सही है अर्चिता सेन, बिल्कुल सही है, log 1 की वैल्यू 0, बिल्कुल सही है, आप अपने कंसेप्ट से बिल्कुल राइट हैं। 66 67, ठीक। क्वेश्चन बताएंगे, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.01 मोलर K2SO4, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी? ए ऑप्शन दिया है 0.01 ही आएगी, बी 0.02 आ जाएगी, सी 0.03 आ जाएगी, डी 0.04 आ जाएगी। बताइए, क्वेश्चन एकदम छांट के ला रहा हूं। जी बताइए, जो सोच रहे हो वो आंसर नहीं आएगा बस। सी कैसे आएगा, सीमा बताओ। आंसर तो सी बिल्कुल सही बताया आपने, सी ही है आंसर, लेकिन कैसे आएगा इतना बताओ बस। कैसे आएगा इतना बताइए। K2SO4 को अगर आयोनाइज करोगे कितना बनेगा, आयन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे जी। यस, हाँ बिल्कुल सही अर्चिता, 1/2 CI × ZI, ठीक है बिल्कुल सही, सही ठीक, आयन है। आयंस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको के जो मिलेंगे वो 0.01 मोलर हो जाएगा, फिर 1/2 × 2.01 मोलर, ठीक है, 3 आयन में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है सही। चलिए ऐसे भी निकाल दीजिए, दोनों तरीके दोनों हैं आपके पास में, दोनों ही हैं और अच्छे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 68, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर complete ionization of K2SO4। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन, सी में मैंने 3 लिखने की जगह सी लिख दिया, 3 और यहाँ पर 4। ऑप्शन आपने बिल्कुल सही दिया है कि यहाँ पर 3 ही आयन बनेंगे, अगर आयोनाइज करोगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन अगर लिखा है तो फिर आंसर आपका एकदम अप टू द मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर साबित होगा। ये एक और भी क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 69 70 कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा, वो भी आप करिएगा। आज रहिए हमारे साथ, अच्छा इंजॉयमेंट लीजिए हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन है, इज इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन and undergoes simultaneous oxidation, and reduction according to the reaction।
अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या दे रखी है वो दिखा देता हूं आपको। 2Cu प्लस एक्वस सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। अब यहां पर आपको इस रिएक्शन के लिए चूज E0 सेल फॉर द अबव रिएक्शन, चूज E0 सेल फॉर अबव रिएक्शन। पहला ऑप्शन यानी दिया है E0 Cu डाई पॉजिटिव स्लैश Cu की वैल्यू 0.15 वोल्ट और दूसरी वैल्यू E0 Cu डाई पॉजिटिव स्लैश Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट दे रखी है। अब ऑप्शन आपको दिया है, क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऑप्शन दिया है ए प्लस का 4.49 वोल्ट, प्लस है भैया, वो टी लग रहा है लेकिन प्लस है, प्लस का 0.49 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से बी ऑप्शन पर चले जाओ, 0.38 वोल्ट। उसके बाद सी ऑप्शन में प्लस माइनस का 0.19 वोल्ट और डी ऑप्शन दिया है माइनस का 0.38 वोल्ट। चलिए, बुद्धि और दिमाग दोनों लगाइएगा, जो भी आपके पास हो लगा देना इसमें, फिर मैं आपको बताऊंगा। कॉपर पॉजिटिव आयन अनस्टेबल है सॉल्यूशन में और साइमल्टेनियस चेंज हो जाता है, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू ये हो रहा है। 69 का जवाब दीजिए, जल्दीबाजी नहीं करिए। इतनी जल्दी निकलेगा नहीं जैसे आपने निकाल दिया है। चलो समझाता हूं साइड में। यहां पर देखो, ये रिएक्शन जो दे रखी है ये वाली, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। हमें सबसे पहले E0 बता रहा हूं, E0 Cu पॉजिटिव स्लैश पॉजिटिव को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन करते हैं यहाँ पर, तो Cu डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन डालिए आप, कॉपर में चेंज हो जाएगा। चलो मैं निकालता हूँ, कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका E0 दिया है, E0 दिया है आपका ये वाला, यानी कि 0.34 वोल्ट, ये वाला दिया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा G0 निकालो, डेल्टा G0 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 इंटू 0.34 मतलब आ गया 68, 0.68 फैराडे यहाँ पर आ जाएगा, याद करेंगे। फिर दोबारा रिएक्शन यही वाली कंसीडर कर लेते हैं, Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं Cu लाना है ना, वापस लाना है एक इक्वेशन में, ये Cu वाला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो मेरे हिसाब से। तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहाँ पर Cu बन जाएगा। जब ये बन गया तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ओहो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये यहाँ पर प्लस आएगा, ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये एक इक्वेशन के साथ पूछी जाएगी ना, एक इक्वेशन के साथ में पूछी जाएगी Cu, और 1 इलेक्ट्रॉन Cu प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर डेल्टा G0 निकालो आप, डेल्टा G0 1 कर दो, इसे 2 कर दो। तो जब आप 2 करोगे तो ये क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर 1, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस -1 इंटू 0.15 आ जाएगा। तो ये 15 एकम 15 यानी 0.15 ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल दो, तो डेल्टा G डिफरेंस जो आएगा, एक वैल्यू में से पहली में से दूसरी घटाओगे तो माइनस का ही जोड़ दो, तो माइनस का आपका कितना आ गया, जोड़ोगे तो ये घट जाएगा, ये माइनस की वैल्यू जोड़ोगे तो घट जाएगा, भाई माइनस करोगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा, तो ये घटाना पड़ेगा ना। तो 8 में से 5 गया 3 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बटा, माइनस का आपका 5.3 आ गया, माइनस का 5.3 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई ECU प्लस ऑब्लिक CU, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.53। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है ना। तो इक्वेशन पे चले आइए, इक्वेशन बना लीजिए, Cu प्लस
और में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका Cu डाई पॉजिटिव जो है वो आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है। कैलकुलेट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा, वो भी आप छोड़ दो। इसकी वैल्यू जो आपने रखी है वो आई थी माइनस की 0.15, इसकी वैल्यू आपने निकाली अभी 0.53 प्लस की निकाली। दोनों को अब आप इक्वेशन जोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कर दो और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Cu कितने हो जाएंगे, चेक करो भाई, यहाँ पर तो Cu प्लस हो जाएगा, एरो बना, और यहाँ Cu आ जाएगा है, और Cu डाई पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब सब जोड़ दें, अगर सब जोड़ें तो क्या बनेगा, एक Cu प्लस ले लो, एक Cu प्लस प्लस ले लो, ये उधर जाएगा 2Cu हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना, प्लस आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जरा जोड़िए तो देखते हैं 0.53 और माइनस का 0.13, यहाँ पर आ गया 13 में से 5 गया 8 बचा, 4 में से 5 में से 1 गया आपका, 4 में से 1 गया आपका 3 बचा, और वैल्यू आएगी प्लस में, यानी कि आंसर फिर आपका आ जाएगा भैया ये वाला, बी वाला आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है ये वाली, पहले आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने, दिमाग लगाना है, फिर इस पर वैल्यू पुट करनी ये वाली, डेल्टा जी निकाल लेना है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन का एक इलेक्ट्रॉन का डेल्टा जी निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस मान लिया जाएगा इसके लिए आया। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, और इक्वेशन को जोड़ने के बाद आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत परेशान इसमें नहीं होना है आपको। चलिए, ये तो मेरे कुछ क्वेश्चन हो गए। अब जरा मैं आपको दूसरा स्लॉट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट का, हाँ फिर बता दूं, चलो ठीक है अनिल, फिर से समझ लो। सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपने माइंड में सेट करना है कि हमें ई नॉट Cu निकालना है। इसके लिए पहले इक्वेशन आपको क्या दे रखी, ये वाली मेन इक्वेशन सिंगल है, तो दो चीजें हैं, एक तो इसके लिए इक्वेशन चलानी है और एक इसके लिए, एक केवल बता रहा हूं, एक डाई पॉजिटिव के लिए, एक यूनी पॉजिटिव के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज निकाल लीजिए। मतलब इसके लिए और इसके लिए, एक सिंगल पॉजिटिव के लिए, एक डाई पॉजिटिव के लिए अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर दोनों वैल्यूज में आपको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके फार्मूला लगा दीजिए, बस जुड़ जाएंगे आपस में। मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, इस पे इतना सोचना है कि किस इक्वेशन पर हमें रहना है, ठीक है। तो चलिए जरा 1 मिनट के लिए क्लास में आपकी ब्रेक कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए क्लास ब्रेक कर रहा हूं, फिर अभी दोबारा आपको जोड़ रहा हूं। मॉडल पेपर्स अलग से हो जाएगा, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हाँ 2 मिनट से 3 ले लेगा, अगर आ रहा है तो 2 से 3 में, नहीं आ रहा है तो गए गोली।